नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। इस बार यहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी अकेले ताल ठोकेगी, तो बीजेपी ने भी जातीय आधारित और क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़ लिया है। उत्तर प्रदेश के बीते 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में बीजेपी गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटें जीती थी और 2019 के चुनाव में अकेले बीजेपी ने 62 सीटें हासिल की थीं और सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिली थी। वहीं बीते चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 23 सीटें जीती थी और सपा बसपा ने 4-4 सीटें हासिल की थीं। बता दें कि सेंट्रल उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली की सीट अहम मानी जाती है, जो पहले कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था। हालांकि अमेठी में बीजेपी ने 2019 में कांग्रेस का किला ढहा दिया था और स्मृति ईरानी ने यहां अपनी पार्टी का परचम लहराया था। वहीं बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली से पूर्व कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हुआ करती थीं, लेकिन इस बार वो जयपुर से राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। सपा के साथ गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को ये सीट मिली है, लेकिन पार्टी की तरफ से फिलहाल उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में 30 सीटें हैं और वाराणसी लोकसभा सीट भी इसी क्षेत्र में पड़ता है, जिसका प्रतिनिधित्व पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं। बीते चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने इस क्षेत्र से 5 सीटें हासिल की थीं और सपा को 1 सीट मिली थी। वहीं अपना दल ने 2 सीटें हासिल की। बुंदेलखंड का इलाका बीजेपी के कब्जे में है, जहां बीते चुनाव में पार्टी ने सभी 4 सीटें जीती थीं। इस क्षेत्र में झांसी, बांदा, हमीरपुर और जालौन जैसी 4 सीटें शामिल हैं। वहीं इस क्षेत्र में पानी की किल्लत काफी ज्यादा होती है। बता दें कि पीएम मोदी और राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए पेयजल योजना का ऐलान किया था, जिसके जरिए लोगों को शुद्ध पानी मिलता है, जिसका चुनाव में बड़ा प्रभाव रहने वाला है। वहीं यूपी के आरक्षित सीटों पर भी इस बार कड़ी टक्कर है। सपा कांग्रेस इस बार आरक्षित सीट पर अपना खाता खोलने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। यूपी में 17 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 14 और उसकी सहयोगी अपना दल ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा बीएसपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा 1 भी सीट नहीं जीत सकी थी। तो आज इसी पूरे विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, वहीं हमारे साथ सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी मौजूद हैं और कांग्रेस नेता रतन तिवारी जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी कि बिखराव से जिस प्रकार से लगातार इंडिया गठबंधन त्रस्त हो रहा है, तो ऐसे में बीजेपी का सामना कर पाएंगे आप लोग? हम आपको पहले नमस्कार जी, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी देखा जाए तो भाजपा ने अपने पूरे प्रत्याशी भी नहीं उतारे और इंडिया गठबंधन ने लगभग मैक्सिमम प्रत्याशी उतार दिए हैं। लगभग 50 के प्रत्याशी क्लियर है। हमारे प्रत्याशी जो है क्षेत्रों में लगे हुए हैं, प्रचार में लगे हुए हैं और हम बहुत मजबूत है। ये बिखराव जो बिखराव आप किसकी बात कर रहे हैं? हमारे समाजवादी पार्टी का कुंभा बढ़ भी रहा है। अगर आप देखेंगे तो साइमल्टेनियसली से कुछ लोग कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नाराज होते हैं, उसको बैठ के और सुलझाया जाता है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुत स्ट्रॉन्ग है और समाजवादी पार्टी पूरी स्ट्रॉन्गनेस के साथ में जनता के बीच में जा रही है। हम कामों पे बात कर रहे हैं ना, कार्य तो किया नहीं है भाजपा ने उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में अब बात कर लेंगे कार्यों के, तो अब 5 महीने में 2 पेपर लीक हुए हैं। पीसीसी का फॉर्म 2022 में भरे गए, अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। क्राइम में तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ही बता रही है कि आप जो है टॉप कर रहे हैं। कार्य आपने कुछ किए नहीं है। तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में बहुत स्ट्रांगली और जनता के बीच में कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रही है और स्ट्रॉन्ग है, कोई बिखराव नहीं है। देखिए, पल्लवी पटेल की पार्टी ने हाल फिलहाल में ही आप लोगों का साथ छोड़ दिया। उससे पहले जयंत चौधरी ने आप लोगों का साथ छोड़ दिया था। अगर उससे भी पीछे जाएं तो ओम प्रकाश राजभर ने भी आप लोगों का साथ छोड़ दिया था। तो ओम प्रकाश राजभर जी की तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे। जो कहीं पे भी किसी वक्त लुढ़क जाते हैं उनकी चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, जयंत जी की कर सकते हैं। जयंत जी अभी वो आए थे किसान आंदोलन से निकल के और किसान उनसे नाराज चल रहे हैं। किसान उनकी बात नहीं चल रही, किसान उनको जवाब देगी। आप देखिएगा 2024 का जब परिणाम आएगा और अगर अभी सर्वे हो जाए तो आपको पता चल जाएगा पश्चिम में किसान उनसे नाराज है। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि जब जयंत चौधरी जी जो है आगे बढ़ रहे थे, किसान के आंदोलनरत थे, किसान के लिए समर्थन में थे, तो फिर उन्होंने किसान को धोखा क्यों दिया? ये हमें नहीं समझ में आ रहा। उनकी क्या मजबूरी थी, उनकी क्या इच्छा थी कि उन्होंने क्या मंशा थी उनके किसान को धोखा दिया?
और समाजवादी पार्टी किसानों के साथ में है और इससे आगे बढ़ती रहेगी। आप देखिए सारी चीजों का जो जवाब है ना, ये जो है जनता देगी और जनता सब चीजें देख रही है। जी जी ठीक है, हमारे साथ रतन जी भी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बने हुए हैं। रतन जी, क्या सपा के भरोसे इस बार नैया पार लगेगी? क्योंकि पिछली बार तो सिर्फ एक ही सीट पर सिमट कर रह गए थे आप लोग यूपी में। देखिए नलिनी जी, सबसे पहले आपका नमस्कार, सभी मित्रों को नमस्कार। जी सर। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसका एक अपना इतिहास है। आपने कहा कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ मिलके चल रहे हैं तो क्या हमारा होने वाला है। मैं आपको स्पष्ट ये बता देता हूं कि हम तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलके चुनाव मैदान में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि वो चौधरी चरण सिंह की पार्टी को साथ ले लिया, ओम प्रकाश राजभर को साथ ले लिया, निषाद पार्टी को साथ ले लिया, अपना दल को साथ ले लिया, और जितने भी छोटे मोटे दल कहीं न कहीं अगर उसे दिख जाते हैं अंधेरे में, उसे भी अपने साथ जोड़कर चुनावी मैदान में उतरी। वो कहा गया नारा नलिनी जी, जब प्रधानमंत्री कुछ महीने पहले सदन में चिल्ला रहे थे, एक अकेला सब पे भारी। आज ये नौबत आ गई है, इंडिया अलायंस से इतनी डर गई है बीजेपी कि 42 से 45 दलों को साथ लेना पड़ रहा है। और हम लोगों ने लगातार, इंडिया अलायंस के लोगों ने लगातार जनता की वकालत की है, जनता के मुद्दों को हमने सदन के पटल पे उठाया है। चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, हर मुद्दे को हमने उठाया है। और हमें पूरा भरोसा है इस लोकतंत्र में जनता सही निर्णय लेती है और पूरा भरोसा है। आपने देखा होगा, अभी कल का दृश्य आपने देखा, आजाद भारत में पहली बार किसी सेटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये क्या चल रहा है, ये जनता देख रही है। जनता अपना फैसला सुनाएगी, और जब जनता फैसला सुनाएगी तो जनता की अदालत में सब कुछ अच्छा होता है। तो रतन जी, जनता ही तो चुनकर लाई थी ना बीजेपी को भी। नलिनी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को जनता चुन के क्यों लाई थी? क्योंकि 15 लाख रुपए का वादा था, अच्छे दिन का वादा था, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा था, काला धन लाने का वादा था, और तमाम महिलाओं की सुरक्षा का वादा था। तमाम ऐसे मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था कि जनता को लगा था कि हमारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन जनता ने 19 में भी भरोसा किया कि चलो ठीक है, एक बार और भरोसा किया जाए। लेकिन जनता लगातार 10 वर्षों में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अब जनता अपना फैसला इस बार 2024 में सुनाएगी, और जब फैसला सुनाएंगी प्रधानमंत्री सीधा गुजरात रवाना हो जाएंगे। अच्छा, तो ठीक है, इसी पर सबसे पहले मैं प्रदीप जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। प्रदीप जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी डरी है, असहज है, और देखिए प्रधानमंत्री की गुजरात वापसी की बात भी कर दी है इन्होंने। अरे नलिनी जी, सादर प्रणाम, और रतन तिवारी जी को तो बारंबार प्रणाम, बहन समाजवादी को प्रणाम, पार्टी की जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको प्रणाम। अब देखिए, प्रारंभ करते हैं नलिनी जी। उत्तर प्रदेश जो हमारा गृह प्रदेश है हम लोगों का, यहाँ पे 3 मुख्य शहर हैं जी। एक है काशी, दूसरा है अयोध्या, तीसरा है मथुरा। तो ये तीनों कोनों को अगर कह लीजिए तो ऐसे तो 4 कोने हैं, और उधर मेरठ भी बड़ा शहर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और इंडी गठबंधन में अभी आपने बताया जयंत चौधरी जी चले गए, और फिर उसके बाद आपने भी बातें बताई। और रतन तिवारी जी का क्या कहना, हमारे सहनगरीय हैं, सहपाठी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ही नगर से हम आते हैं। तो इनका आता हूँ, मैं बताता हूँ कि एक बार 14 में भी बोला गया था, चाय वाला बोला गया था, फिर 19 में बोला गया था चौकीदार चोर है, अब 24 आ गया तो इसीलिए गुजरात भेजने की बात कर रहे हैं। तो जब कांग्रेस ने इस प्रकार की बातें कही हैं, तो क्या हुआ है उसका रिजल्ट हम पिछले 2 आम चुनाव में देख चुके हैं। बहरहाल हम अपने प्रदेश वाले मुद्दे पे आते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री तो हुंकार भरते थे ना कि एक अकेला सब पर भारी, तो इतने दलों को एकजुट करने की क्या जरूरत पड़ रही है? इंडी गठबंधन का कन्वीनर कौन है नलिनी जी? कोई है कन्वीनर? कोई एक चेहरा है जो कि आके कहे कि हम इंडी गठबंधन की मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, या प्रेस में बोले कि हाँ हम है कन्वीनर, हमारी पार्टी है, इसमें मुख्य करता बता दीजिए ना, आपका संयोजक कौन है? ट्रेन में टिकट कटाना होगा तो संयोजक कौन है नलिनी जी, इनसे पूछिए। मेरी समझ में तो नहीं है, अगर आपकी समझ में हो तो बताइएगा। रतन जी सवाल पूछ रहे हैं प्रदीप जी आपसे। एनडीए का संयोजक कौन है? अरे तिवारी जी बात में बोल लीजिएगा। नलिनी जी आपकी अनुमति से मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। आप चैनल पे गुमराह मत करिए, आप बताइए एनडीए का संयोजक कौन है? रतन जी पक्ष सुन लेते हैं, फिर ये सवाल जरूर पूछेंगे। जी,
तो इंडी गठबंधन में क्या है कि अभी राहुल जी ने एक शक्ति शब्द का प्रयोग किया था। हमारे लिए शक्ति माता पूजनीय है, हमारे लिए मातृ शक्ति पूजनीय है। हम जो है जितने भी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हम इन बातों को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। और उत्तर प्रदेश की जनता अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो किस प्रकार की चर्चाएं मत गणना से पहले किस प्रकार की चर्चाएं होती थी, क्या क्या बातें होती थी, किस प्रकार से लोग भाषण देते थे, समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के लोग या बाकी अन्य लोग जितने भी जो है, उसका रिजल्ट क्या है उत्तर प्रदेश में, ये देखना रोचक होगा। देखिए दूसरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश में तो हर बच्चे के डीएनए में राजनीति होती है, उसको समझ होती है कि राजनीति कैसे होती है, क्या होता है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति को प्रभावित करने वाला राज्य है। अब आप देखिए कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारी योजनाएं चलाई गई या जो अभी चल रही हैं, उस पे उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है और किस प्रकार से जनता का रिएक्शन आया है। आज गरीब से गरीब जनता जब भी ये योजनाओं की बात आती है, तो चाहे आप उज्ज्वला योजना का नाम ले लीजिए और चाहे आप किसी भी योजना का नाम ले लीजिए, हर घर जल योजना का नाम ले लीजिए, हर घर जल योजना का नाम ले लीजिए, या आप बिजली पहुंचाने की बात कर लीजिए, या आप उज्ज्वला योजना से लेकर के किसान सम्मान निधि योजना की बात कर लीजिए, तो इससे आपको पता लगता है कि जो मतदाता है वो समझ रहा है, जो धरातल में आप कह रहे हैं कि पहुंचा है। मतदाता समझ रहा है, विपक्ष कह रहा है कि मतदाता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। विपक्ष तो हर चुनाव से पहले यही कहेगा कि मतदाता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो विधानसभा से पहले भी बोलते थे कि मतदाता ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन जब उसका चुनाव हो गए और जब उसका परिणाम आ गए तो फिर इनकी सारी बातें बंद हो गई। उसी प्रकार से आम चुनाव भी है, पिछले 2 आम चुनाव हमने देख लिए हैं, अभी के जो है आम चुनाव अभी फिर देख लेते हैं, तो उसको पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। बाकी देखिए क्या है कि आपकी मतलब अब हो सकता है कि आपने तो देखा हो लेकिन बाकी 2 मित्रों ने ना देखा हो। अरविंद केजरीवाल जी जो कि इनके घटक के बहुत बड़े महत्वपूर्ण दल अपने आप को बनते हैं और समझते हैं, उन्होंने आदरणीय उच्च न्यायालय से जमानत की याचिका वापस लेकर के निचली अदालत में जाने का रुख किया है। तो जनता इन सब क्रियाकलापों को भी देखती है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। कल उनकी गिरफ्तारी हुई, बहुत लोगों के लिए हर्ष का विषय था, बहुत लोगों के लिए दुख का विषय था। बहरहाल हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। तो जो ये इंडी गठबंधन है, अभी आप देखिए कि अगर हम थोड़े से विधानसभा चुनाव के इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अखिलेश जी को क्या जो है सर्वनाम दिए, क्या किस प्रकार से उन्होंने संबोधित किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या इनके वो जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, जो मूल रूप से समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं बदलते। देखिए हर पार्टी का अपना एक स्थायी एक वोट बैंक होता है जो कि प्रलय आ जाए तो भी उसको नहीं छोड़ता। तो क्या वो समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो कि अपमानित महसूस कर रहे थे, वो इस बात को पचा पाएंगे क्या इस बात को पचा पाएंगे? ठीक है, इसी पर पूजा जी से जवाब लेंगे। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में उत्तर प्रदेश का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो टक्कर है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच है। और इसी पर चर्चा के लिए लगातार खास मेहमान हमारे साथ पैनल में बने हुए हैं। पूजा जी, जिस प्रकार से चुनाव बेहद करीब है और कुछ दल आपका साथ छोड़ रहे हैं तो वहीं कुछ दल आपका हाथ थाम भी रहे हैं, ऐसे में जयंत चौधरी का जाना क्या आप लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा? क्योंकि देखिए एक पैठ थी उनके एक पर्टिकुलर वोट बैंक पर। नलिनी जी देखिए, हमने पहले भी कहा कि उनकी पैठ नहीं थी। चौधरी चरण सिंह जी जो है किसानों के आंदोलन को लेके आगे बढ़े किसान नेता थे और उसी को जो है लेके आगे बढ़ रहे थे जयंत चौधरी जी। तो किसान उनको अपना तब मानता था जब आप उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आप उनके हक की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे हो, किसान जो है बॉर्डर पे प्रोटेस्ट कर रहा है और आप उनके साथ में नहीं हो, तो किसान आपके साथ में नहीं रहेगा। आप देखिएगा इसका परिणाम बिल्कुल दिखेगा। और जमीनी हकीकत है कि किसान उनसे नाराज चल रहा है, उनसे बात नहीं करना चाहता, उनकी बातें नहीं सुनना चाहता, क्योंकि किसान के आंदोलन को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और मैं जवाब देना चाहूंगी, जो बीजेपी के प्रवक्ता थे और वो बयानबाजी की बात कर रहे थे, तो पहली बार तो ओपी राजभर को आपने लिया, उन्होंने क्या क्या आपको बोला आप खुद जानते हैं। नीतीश जी को आपने लिया, उन्होंने क्या बोला था आपको वो भी जानते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय जी का आपने जो है देखा ही होगा कि उनकी जुबान कैसी है। तो ये जब बोलते हैं ना भाषाओं पे या फिर ऐसे बोला वैसे बोला, तो सब मुझे लगता है कि ये पहली बार अपनी गिराबान में झांक लें कि इनके यहाँ पे क्या चलन चल रहा है। मैं इसीलिए जो है कभी बयानों की बात नहीं करना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब बयानों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है भगवान हनुमान जी की जाति बता रहे थे।
अब इस पे चलते जाएंगे तो चलते ही जाएंगे। हाँ, कार्य की बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला उज्ज्वला योजना, ये आंकड़े रखते नहीं है। अगर ये उज्ज्वला योजना का आंकड़ा रखा होता तो उन्हें पता होता कि इन्होंने 8 करोड़ सिलेंडर दिया, उसमें से जो है 1 करोड़ लोगों ने कभी रिफिल ही नहीं कराया और 1.5 करोड़ लोगों ने जो है सिर्फ जो है एक बार रिफिल कराया। तो बताइए आप कहाँ पहुंचे जमीन पे। और ये जो है रिसर्च बताते हैं कि आपका जो किसान को जो एमएसपी पहले दिया जाता था कुछ चीजों पे है, वो सिर्फ और सिर्फ जो रियल किसान उसमें 6% ही पहुंचता है। ये सारी चीजें ये छुपाएंगे, बताएंगे नहीं कि कहाँ पे चली जा रही है। बोलने के लिए बड़ी आसान बात है कि हमने योजनाएं चलाए। आप इनका अगर देखेंगे, हर सांसद को 1 ग्राम गोद लेना था, उस ग्राम जो गोद लिए ग्राम की सच्चाई दिखाता था यूट्यूब चैनल, उसको बंद करा दिया इन्होंने कि सच्चाई ना पता चले, जनता का सच्चाई ना पता। पर बात तो सही कह रहे हैं कि जनता जो है जागरूक है, जनता जानती है कि उसे कैसे जवाब देना है और वो जवाब देगी आपके किसी भी तरीके के बहकाव में। अब ईडी की बात कर रहे थे, ईडी का जितना मिसयूज आपने किया हुआ है उतना तो कभी नहीं हुआ था, तो इतिहास में नहीं हुआ था। और आप कहते हैं कि जो है चंडीगढ़ का सबने दर्शन देखा, आपने अजय मिश्रा को फिर से दे रखा हुआ है टिकट, जो कि लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर उनके बेटे ने गाड़ी चला दी। आप कहाँ बात कर रहे होते, आप बेटियों की बात कहाँ कर रहे होते। बेटियां प्रदर्शन रखती तो आप उनको पीछे पुलिस लगा दिए थे कि पुलिस हटाए उनको। आपके आंखों में पिछली बार बसपा और सपा साथ में चुनाव लड़े थे गठबंधन में, इस बार बसपा भी अलग चुनाव लड़ रही है, तो क्या ये भी आप लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला होगा? बिल्कुल नहीं बढ़ाने वाला होगा। ये जो है मानी हुई बात है कि बसपा का अपना एक वोट परसेंटेज होता है, पर अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए 2014 में भी उन्होंने अपना वोट परसेंट लिया था जी। आपकी आवाज नहीं मिली। हाँ, 2014 में भी उन्होंने अपना वोट परसेंट लिया था, पर उनको सीटें नहीं मिली थी। अगर 2019 में जो उनको सीटें मिली है, वो जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने की वजह से उनको 10 सीटें मिली। उनका वोट परसेंटेज जो फिक्स रहता है उससे डिक्रीज ही हो रहा है, और डिक्रीज होने के बाद में उनका वो अपना लेने के बाद में वो कोई सीटें नहीं निकाल पाते, किसी तरीके कोई हार्म नहीं कर पाती। तो हमें बसपा से कोई हार्म नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल आंदोलनरत हैं, हम जमीन पर हैं। अगर अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कोई बहुत जमीन पे है तो वो जो है इंडिया गठबंधन है, और हमारे प्रत्याशी प्रचार में निकले हुए हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे डिसीजन नहीं चल रहा है कि हाँ टिकट इसको देना है उसको देना है, इस तरीके, या फिर ठीक है, आप कह रही है डिसीजन नहीं चल रहा है। रतन जी का रुख करना चाहूंगी। रतन जी, अमेठी से कौन उतर रहा है मैदान में? क्योंकि अभी तक प्रत्याशियों को लेकर सीटें तो आप लोगों को मिल गई, लेकिन प्रत्याशियों के नाम आप लोगों ने खुलकर नहीं बताए अभी तक कि कौन किस सीट से लड़ने वाला है। देखिए, चर्चा अगर अमेठी की हो रही है तो चर्चा बनारस की भी होनी चाहिए, चर्चा रायबरेली की होनी चाहिए। नलिनी जी, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही अमेठी लड़ेगा जी, चाहे वो गांधी परिवार का सदस्य हो, चाहे गांधी परिवार का करीबी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हो, वो अमेठी से लड़ेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इस बार पीडीए और हमारा इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में लगा हुआ। 17 सीटें तो गई हैं सर आपको यूपी में, लेकिन जीतेंगे कैसे? जीत का फॉर्मूला क्या होगा? मैं आपको बता देता हूँ जी। देखिए, 2014 में सपा और बसपा साथ मिलके नहीं लड़ी थी, और आपने देखा था कि बसपा को एक भी सीट नहीं आई थी 2014 में, लेकिन इसी समाजवादी पार्टी का हाथ पकड़ लिया बसपा ने। 2019 में 10 सीट वो पहुंच गए। तो आप समझ लीजिए कि आप अगर समीकरण अगर उठा के आप देखेंगे तो कम से कम 25 से 30 ऐसी स्थिति थी 2019 में जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अलग लड़ने की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक होकर चुनाव लड़ रही है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस बहुत ही मजबूत स्थिति में होगी। अभी मेरा एक सवाल था जी, इन्होंने प्रदीप सिंह ने कहा कि इंडिया का संयोजक कौन है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप ही बता दीजिए आपके एनडीए का संयोजक कौन है? प्रदीप जी जल्दी से जवाब दीजिए। अरे भैया जी, तिवारी जी, आपको इंडिया एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में पता नहीं चल रहा है। एनडीए तब से है जब से अटल जी की सरकार थी, तब से वो गठबंधन चला आ रहा है। इंडिया अलायंस 6 महीने पहले बना है, 6 महीने पहले बना है, और आप एक दो उधर लेके कोई एक दो उधर लेके कोई नहीं भागता है। 20 वर्षों से एनडीए अलायंस है और इसमें कोई भागा दौड़ी और खींचनतानी नहीं होती है। ये झगड़ा नहीं होता है कि बिल का पैसा, होटल का बिल तुम देना या मैं नहीं दूंगा, वो देगा वो नहीं देगा। एनडीए में तो ऐसा नहीं होता ना। इंडिया अलायंस का बताइए कि कैसे चलेगा। पिछले चुनाव में सपा और बीएसपी के गठबंधन की वजह से कुछ सीटों पर आपको मुक्की खानी पड़ी थी, लेकिन इस बार बीएसपी और सपा साथ में नहीं लड़ रही है, तो क्या लगता है इस बार ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा? नलिनी जी, ये जनता के लिए फायदेमंद है। 400 पार इसी तरह से नहीं कहा जा रहा है।
आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के जब 14 में रिजल्ट आया था तो क्या परिणाम हुए थे, और वही कमोवेश स्थितियां जो है होती दिख रही हैं। मैं जवाब देता हूं। ठीक है, जल्दी से रतन जी से जवाब ले लेते हैं। रतन जी, मैं जवाब इनको देता हूँ। रतन तिवारी जी को तो लेकर रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए, बहुत अच्छे कार्य करता है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि रतन तिवारी जी बढ़िया चुनाव करेंगे। प्रदीप जी सुन लेते हैं ना, प्रदीप जी सुन लेते हैं ना क्या कह रहे हैं जी। इन्होंने नल तो दिया, लेकिन नल में पानी आज तक नहीं आ रहा है। पिछले 10 सालों में यह प्रधानमंत्री ने सिर्फ विपक्ष कमजोर करने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया। पिछले 10 सालों में सिर्फ झूठ बोलकर इस जनता को गुमराह किया। ये बता दीजिए, राम मंदिर और 3 तलाक और धारा 370 के अलावा इस देश की जनता के लिए इन्होंने क्या किया है, वो बता दीजिए आप। प्रदीप जी, मैं इनको मान जाऊंगा। कह रहे हैं कि घर देने का वादा किया था, घर में जल और नल देने का वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया आप लोगों ने। नलिनी जी, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कम से कम 100 में से 85 पैसे रास्ते में रुकते नहीं है। पूरा घर पहुंच रहा है, घर खड़ा हो गया, उसकी दीवारें खड़ी हो गई, उसका लेंटर ढल गया, उसमें नल के भैया 2022 में आप जब इतना कुछ होगा तो पानी भी पहुंच ठीक है, जाएगा। जल्दी से पूजा जी, कम शब्दों में पूजा जी। पूजा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ठीक है, आखिरी 10 सेकंड में सर मैं आपसे चाहूंगी, रतन जी सीधा सा सवाल पूछिए प्रदीप जी से। आप लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं और प्रदीप जी ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया है। मैं प्रदीप जी से एक ही सवाल पूछूंगा, स्पष्ट सवाल पूछूंगा कि मेरे मित्र आप बता दीजिए 10 साल में आपने इस देश की जनता के लिए, इस देश की गरीबों के लिए आपने क्या किया। आपने इस देश की जो समस्याएं हैं, गरीबी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, किसानों की समस्या है। ठीक है प्रदीप जी, जल्दी से बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अगर इसका मैं जवाब दूंगा तो ये फिर सुन नहीं पाएंगे। हमने जितनी किसानों के लिए योजना लाई, हमने जितनी महिलाओं के लिए योजना लाई, हमने जितनी युवाओं के लिए योजना लाई, कितनी कौन कौन सी योजना गिनाऊंगा नलिनी जी मैं आपके सामने। 25 योजनाएं तो केवल किसानों के लिए, युवाओं के लिए योजना है, महिलाओं के लिए योजना है, और बड़ी माफी के साथ आप सभी को यहाँ बीच में रोकना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास चर्चा करने के लिए। बहरहाल खास चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।